चैप्टर 1 सप्लाई अंडर जीएसटी। जैसा इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा किस चीज़ पे? सबसे पहला सवाल तो यहीं पे आता है कि आखिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगना किस चीज़ पे? तो हर टैक्स में जो भी टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या और भी टैक्सेस पहले रहे हैं जो चले गए, उनका जो बेस है, जो मेन चीज़ है, वो है टैक्सेबल इवेंट। आखिर टैक्स लगने के लिए टैक्सेबल इवेंट होना जरूरी है। तो पहला सवाल जो आया कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट होगा क्या, तो आप वही फर्स्ट हेडिंग देख रहे होंगे, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी में कहा गया कि टैक्सेबल इवेंट जो होगा, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जीएसटी लॉ रिजॉल्व दीज इश्यूज बाय लेइंग डाउन वन कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब ये क्या हुआ, मतलब अगर गुड्स नहीं होगा या सर्विस नहीं होगा तो क्या जीएसटी नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। जीएसटी लगने के लिए या तो गुड्स हो, या तो सर्विस हो, या तो दोनों हो। ठीक, अब कुछ चैप्टर में अंदर जाने से पहले कुछ डिफिनीशंस जो बहुत जरूरी है समझना, वो जान लेते हैं। जैसे ऊपर अपने पढ़ा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो अब गुड्स क्या है, पहला सवाल आया। दूसरा, सर्विस क्या है? तो गुड्स के बारे में कहा गया एक्ट में, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, बट मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। तब बोलिएगा मनी क्या हुआ? मनी एज इट इज योर कैश, INR, USD, मैंने डॉलर, रुपया, येन, मनी। ओके, सिक्योरिटी क्या हुआ? तो सिक्योरिटीज जो आप ऐसे में पढ़ते हैं, अपने पढ़ेंगे अभी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, everything is security. Okay, but include actionable claim, growing crop, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply under contract of supply. severed का अर्थ हुआ काटना पड़ेगा, क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स। ओके, अब आते हैं सर्विस क्या हुआ। सर्विस का कहा गया जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ गुड्स, तो मनी और सिक्योरिटी भी गुड्स नहीं है, तो क्या मनी और सिक्योरिटी भी सर्विस हो जाएगा? तो बोला गया नहीं, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, पर आप कभी गए होंगे तो शायद आरबीआई एक्सचेंज होता है या डीलर एक्सचेंज भी होता है एयरपोर्ट पर, जहाँ करेंसीज एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि आप बाय द वे इंडिया से अमेरिका गए, अमेरिका में आपको रुपया चलेगा नहीं, चाहिए डॉलर, तो आप क्या करिएगा? एक्सचेंज के पास जाइएगा और वहाँ रुपया दीजिएगा और डॉलर खरीद लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो डॉलर खरीदा गया, इसमें डॉलर पे जीएसटी नहीं है, मतलब एक्सचेंज जो हुआ रुपये के बदले डॉलर, इस पर जीएसटी नहीं है, बट आपसे वो कुछ सर्विस चार्ज लेगा ये करने के लिए। कि जैसे आपको बाय द वे मान लीजिए कि $1 इक्वल टू 100 रुपीज़ है, जो कि है नहीं, मान लीजिए, तो वो आपसे बोलेगा कि अगर आपको $100 चाहिए तो आपको 102 रुपया लगेगा। तो ये जो 102 रुपया लगेगा, इसमें 100 रुपया पे कोई जीएसटी नहीं लगना, 2 रुपया है उस पर लगेगा, क्योंकि वो सर्विस चार्ज है। ओके, दैट्स गुड। अब नीचे आते हैं, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट कुछ डिफिनीशंस हैं उसे पूरा कर लेते हैं। फैमिली, ये आपको बाद में बहुत काम देने वाला है, फैमिली, खासकर बहुत से क्वेश्चंस में, और बेसिकली इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस वाले क्वेश्चन में आपको ये काम देगा। फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन, ठीक है, एंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, इफ ऑफ द पर्सन, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन।
अब ये होली और मेनली क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। एग्जाम में क्या बोलेगा आपको कि 20% डिपेंडेंट, इसका मतलब होली तो नहीं हुआ और मेनली भी नहीं हुआ। मेनली कहीं डिफाइंड नहीं है, होली तो पता है 100% डिपेंडेंट, मेनली क्या होगा? तो मेनली हम अजम्पशन मानते हैं कि एक्ट करना चाह रहा होगा मोर देन 50% डिपेंडेंट हो आपको, मोर देन 50%। ओके, तो स्पाउस और चिल्ड्रन पे ये चीज नहीं है। स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, वो फैमिली के डिफिनेशन में कवर है। ओके, लेकिन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट में दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट मतलब माँ बाप, भाई बहन, इन केसेस में होली या मेनली डिपेंडेंट होगा, तभी आपका फैमिली कहलाएगा एक्ट के हिसाब से। आगे गवर्नमेंट का मतलब दिया हुआ है, लोकल अथॉरिटी का मतलब दिया हुआ है, वो सब आप देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है मैं वो कवर कर रहा हूँ सिर्फ, डिफिनेशन जब आगे काम देगा। कंसिडरेशन क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे समझ में तो आ नहीं आता कंसिडरेशन क्या हुआ, पैसा मिलना कंसिडरेशन है, काम खत्म। लेकिन एक्ट क्या बोला कंसिडरेशन के बारे में, इसको समझते हैं। In relation to the supply of goods or service or both includes any payment, कोई भी पेमेंट, made or to be made, मतलब किया जा चुका या किया जाने वाला है, whether in money, या तो पैसे में या किसी और रूप में हो सकता है। मैं आपसे बोलूँ घड़ी के बदले घोड़ा ले लो, खैर कोई घड़ी के बदले घोड़ा तो देगा नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल in respect of, in response to और for the inducement of, ठीक है। इंड्यूसमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कि हमेशा आप कोई भी पढ़ने टाइम ध्यान देता नहीं। अर्थ क्या है इसका, प्रलोभन, ठीक है, प्रलोभन, लालच कह सकते हैं आप। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, जरूरी नहीं कि जो जिसे घोड़ा चाहिए, समझे, जिसे घोड़ा चाहिए वही पैसा दे, हो सकता है कोई और दे, ठीक है। पर what shall not include any subsidy given by central government or state government। अब ये लाइन क्या हुआ, तो आप जब आगे पढ़िएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में जाइएगा तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा कि सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट shall be excluded while computing the value of supply। ओके, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करने के टाइम ये वाला पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है वहाँ इंक्लूड नहीं होता है, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, बोला गया मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब है झेलना, मतलब या तो कुछ करना या कुछ नहीं करना, समझिए एक तरह से, या कुछ कोई कर रहा है तो उसको बस ठीक है करने दीजिए, आपको कुछ नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है, वो चीज, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by central government or state government। okay? अब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, डाल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ज़्यादातर लोग ध्यान देते नहीं है, ये जो आप रेट देख रहे होंगे इस पर, डिपॉजिट। अगर कोई डिपॉजिट मिलता है आपको तो लोग कह सकते हैं कि यार पैसा तो मिला, और पैसा मिला से कि आप जाते हैं रेंट लेने के लिए, मान लीजिएगा आप रेंट लेने गए किसी घर में, तो बोलता है वहाँ पे कि डिपॉजिट लगेगा 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का डिपॉजिट लगेगा। अब ये डिपॉजिट क्या होगा, यहाँ भी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ऑब्वियस, रेंटिंग ऑफ रूम, सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जाम्पशन में कवर है ये वाला चीज कि रेंटिंग ऑफ रूम फॉर रेसिडेंशियल ड्यूलिंग एग्जम्प्ट है, इसलिए रेंटिंग ऑफ रूम रेसिडेंशियल ड्यूलिंग नहीं लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग रेंटिंग ऑफ शॉप ले लेते हैं। अब ये तो टैक्सेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रेंटिंग ऑफ शॉप जब टैक्सेबल है तो जाइएगा दुकान लेने के लिए कहीं भी, तो आपको देखते होंगे कि आपसे शायद बयाना बोलता है हम लोग की तरफ, आप लोग की तरफ पता नहीं क्या बोलता होगा, उसके लिए बयाना या पगड़ी,
पगड़ी कहा जाता है, उसमें कहता है कि आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख जैसा दुकान है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा एग्रीमेंट के पहले, और फिर एग्रीमेंट बनेगा, फिर आपको कि वो जो भी है अपना दुकान का जो आपको मिल जाएगा। अब ये डिपॉजिट जो देख रहे हैं इसमें आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे सर्विस है, क्या है, रेंटिंग ऑफ शॉप, आपको दुकान दे रहा है, तो अब सर्विस है, ऊपर पढ़े थे टैक्सेबल इवेंट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सर्विस हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया। तो बोला गया तो ये जो डिपॉजिट है, रेंट जो दे रहा है, जो मंथली रेंट देगा वो तो ऑब्वियस है, नो डाउट कि वो कंसिडरेशन है और वो उस पर टैक्सेबल इवेंट है, टैक्स लगेगा। लेकिन ये डिपॉजिट पे क्या होगा, ये 2 लाख 3 लाख जो भी लिया डिपॉजिट स्टार्टिंग में, तो बोला गया कि जब तक ये डिपॉजिट अप्लाई नहीं करे, अप्लाई नहीं करे का मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर आपने रेंट नहीं दिया 2-3 महीने का तो हम डिपॉजिट से पैसा काट लेंगे, समझे। तो वो जब एग्रीमेंट वायलेट होगा और जब वो पैसा काट लेगा उस टाइम टैक्सेबल इवेंट कहा गया। तो वही लिखा हुआ है, डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ऐसे पढ़िए, डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ शॉप shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit at consideration for the renting of shop। आया समझ में। तो यही है डिपॉजिट का। तो डिपॉजिट तब तक नहीं माना जाएगा कंसिडरेशन का पार्ट जब तक उस डिपॉजिट को जो भी है सप्लायर ऑफ सर्विस और गुड्स जो भी है उस डिपॉजिट का इस्तेमाल या उस डिपॉजिट को कंसिडर कर ले कि भाई जो भी था पैसा वैसा नहीं मिला तो अब इसी यही मेरा पैसा, यही कंसिडरेशन है मेरा। आया समझ में। हो सकता है डिपॉजिट रिफंडेबल हो, नॉन रिफंडेबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जब तक डिपॉजिट अप्लाई नहीं होगा तब तक इंक्लूड नहीं होगा। ओके, अब बिजनेस के बारे में कुछ बताया गया है, बिजनेस क्या है नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है उसको चैप्टर से। एक्शनेबल क्लेम मोर और लेस नॉट मोर इम्पोर्टेंट। मैन्युफैक्चरर, वही मैन्युफैक्चरर क्या समझाना, मनी, वही मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, वही रुपया, डॉलर, येन, यूरो। ओके, हाँ, टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, टैक्सेबल टेरिटरी डिफाइन है अपने एक्ट में, इंडिया से 12 नॉटिकल माइल बाहर और वहाँ से फिर 200 नॉटिकल माइल बाहर तक अपना इंडिया है, ठीक है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या होता है, अब जो इंडिया नहीं है मतलब जो एक्ट के बाहर है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। हाँ, अब जो मेन इंपॉर्टेंट है रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन होगा, मतलब सप्लायर तो नो डाउट, सप्लायर तो बहुत सिंपल सा चीज था, सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस और बोथ shall mean the person supplying the said goods or service or both। जो इंसान सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर है, बात खत्म, ठीक है। इंक्लूड एन एजेंट, हो सकता है कि खुद नहीं कर रहा, उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन कर रहा, जैसे कि डोमिनोज का यहाँ पर फ्रेंचाइज होता है तो वो क्या होता है, वो एजेंट होता है, डोमिनोज के बिहाफ पे कोई और कर रहा है समझ में। अब रिसिपिएंट क्या है, रिसिपिएंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आप मतलब क्वेश्चंस में तो बना लीजिए रिसिपिएंट ये है, रिसिपिएंट वो है, लेकिन जब मार्केट में आइएगा तो रिसिपिएंट होता क्या है समझना बहुत जरूरी है, होता कौन है, कौन होगा। तो कहा गया वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, मैंने जहां पर पैसा दिया जाएगा, तो जो इंसान पैसा दे रहा है वही रिसिपिएंट है। ओके, फिर बोला अच्छा ठीक है, जो पैसा दे रहा है वो रिसिपिएंट, बोला पैसा नहीं दे रहा है, अब कौन होगा।
तो आप बोलिएगा पैसा नहीं दे रहा सप्लाई कैसे होगा। तो केसेस हैं जहाँ पे पैसा नहीं देगा तो भी सप्लाई कहलाएगा। केसेस ये भी हैं कि जहाँ पर पैसा है लेकिन सप्लाई नहीं है फिर भी सप्लाई कहलाएगा। मैंने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिर भी सप्लाई है। वो आगे देखिएगा आप, यहाँ पे देखते हैं क्या है, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। जहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है वहाँ जिसको सामान दिया गया, जिसको सामान दिया गया, जिसको सामान बेचा गया, जिसको सर्विस दिया गया, जिसको सर्विस बेचा गया, या जिसके पोजीशन में सामान है या जो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल और सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सर्विस के लिए क्या कहा गया, द पर्सन टू होम सर्विस इज रेंडर्ड, मतलब गुड्स और सर्विस दोनों को अलग अलग बताया गया। गुड्स के लिए वो होगा जिसको सामान दिया गया और सर्विस के लिए वो होगा जिसको सर्विस दिया गया। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो होता है कभी कभी मिस्टर एक्स के बिहाफ पे मिस्टर वाई पैसा दे दिया, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स तो कंसिडरेशन पे नहीं किया है, ठीक है। अब पर्सन, जीएसटी के अंदर पर्सन थोड़ा ब्रॉडर है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है, एओपी है, बीओआई है, अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट मतलब एलआईसी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंकॉर्पोरेटेड बाय अंडर इन लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, बाहरी कंट्री, फॉरेन कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, society as defined under the Society Registration Act or every artificial judicial person, ओके। अब ये जो हमने डिफिनीशन पढ़ा वहाँ जहाँ जहाँ पर आपको मीन्स लिखा था वो एग्जॉस्टिव डिफिनीशन था, मतलब इसके बाहर कुछ नहीं, जो लिखा है यही है। और जहाँ जहाँ इंक्लूड्स लिखा था वो इंक्लूसिव डिफिनीशन है, मतलब वहाँ और भी स्कोप है, कुछ इंटर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग वीडियो था और सिर्फ डिफिनीशंस और कुछ बेसिक्स समझना थे हमें, और जो हम लोगों ने समझ लिया। सेकेंड वीडियो